आज की पहली न्यूज़ है कि टेबल टेनिस में जीवन और विजय ने चाइना में हो रही जो टेनिस की टूर्नामेंट थी उसमें जर्मनी के पैर को हरा दिया है। ठीक है, तो ये ट्रेवल से क्वेश्चन है। सेकंड है अपना, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आने वाली इंपॉर्टेंट सेशन में कहाँ कहाँ हो रही है। तो सबसे पहले आपको सीबीडी का पता होना चाहिए कि सीबीडी का जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो सेशन है COP 16 है वो कोलंबिया में हो रहा है, कैलिंग के अंदर। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है उसका 29 का जो COP है, COP का मतलब होता है कन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, वो बाकू के अंदर हो जाए, अजरबैजान के अंदर। इसी तरह जो डेजर्ट्स का है तो डेजर्ट्स का आप सऊदी अरबिया से रिलेट कर सकते हो, रियाद में हो रहा है। इसके अलावा एक ग्लोबल मिथेन प्लेस थी कि सभी देशों ने ये प्लेस ली थी, प्रतिज्ञा ली थी 2021 के अंदर कि हम 2020 के लेवल से 30% मिथेन का जो एमिशन है वो कम कर देंगे 2030 तक। यानी क्योंकि मिथेन क्या एक ग्लोबल हाउस गैस है तो इससे टेम्परेचर बढ़ता है। उससे आगे एक साइंटिस्ट ने ये न्यूजीलैंड के पास में एक शार्क है, एक स्पीसीज है शार्क की, उसको डिस्कवर किया। आप इससे थोड़ा सा, शार्क एक फिश होती है और ये नेरो नोज्ड, बस इतना याद रखना कि नेरो नोज उसकी पतली नाक होती है। ये शार्क डिस्कवर किया न्यूजीलैंड के पास। उसके आगे है फिर ये यूएसए का एक यूएसए लेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। और इंडिया ने इसके एग्रीमेंट को साइन किया है क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी के लिए। सारी सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। इंडिया ने बताया कि हम डिजिटल जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, या जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, ग्रीन एनर्जी है, उस पर ध्यान देंगे। तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है और ये लगभग 13-14 देश है इसके अंदर। इसी तरह का एक आगे और एग्रीमेंट आएगा यूएसए के साथ ही। अंत्योदय दिवस हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर अंत्योदय दिवस मनाया और इन्हीं के नाम पर काफ़ी स्कीमें चलती है। तो ये याद रखना आपको, ये कब होता है, 25 सितंबर को होता है। उससे आगे है कि जो जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली की जो मीटिंग चल रही है 79th की, उसके अंदर एक पैक्ट ऑफ फ्यूचर नाम से एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं ये। तो उन्होंने पहली बार क्या है, यूएनसी के अंदर रिफॉर्म की बात की है। और इंडिया काफ़ी समय से बात करता रहा है, आपने नाम सुना होगा G4 का, कि जिसके अंदर कौन कौन से देश हैं, ब्राज़ील है, जर्मनी है, जापान है, इंडिया है। ये चाहते हैं कि यूएनसी के जो 5 परमानेंट मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर जब से बना यूएन तब से है, उनके पास वीटो पावर भी है। तो इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान चाहते हैं कि इनमें सुधार हो। लेकिन कॉफ़ी क्लब एक दूसरे को क्या करते हैं, काउंटर करते हैं। जिस तरह ब्राज़ील को अर्जेंटीना कर देता है, इंडिया को चाइना और पाकिस्तान करते हैं, जापान को कोरिया करता है, चाइना करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजोल्यूशन है, इस पर बात हुई है कि हम आगे किस तरह इसके अंदर सुधार करेंगे। उससे आगे है कि ये PVTG ग्रुप के बारे में है, यानी कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले देवर कमीशन ने बताया था और 1973 के अंदर। और जो इंडियन गवर्नमेंट ने 2006 के अंदर इनको नाम दिया था। और जो फॉरेस्ट राइट हैंड में कहा था कि इनका हक होता है और इनके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि काफ़ी बैकवर्ड होते हैं, इनकी रिटन लैंग्वेज नहीं होती है। ठीक है, और इनका चेंज भी बड़ा स्लो होता है। ठीक है, ओडिशा में सबसे ज़्यादा PVTG पाए जाते हैं, टोटल इंडिया के अंदर 75 है। ओडिशा में 6 PVT को जो हैबिटेट राइट्स दिए गए हैं उनमें 2 को अप्रूवल हुआ है और दूसरा कौन सा है, मैन की दिया है। हम जैसे जैसे और न्यूज़ आएगी तो वो याद करते जाएंगे। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इकोनॉमी का है, कि PSL किसे बोलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग किसे बोलते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है कि कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें जो बैंक्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए उनको लोन देना नहीं चाहते, क्योंकि ये थोड़े से बैकवर्ड किस्म के सेक्टर होते हैं, या जिन पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, बाहर से भी नहीं आती, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, ना गवर्नमेंट देना चाहता है। तो इसलिए सरकार ने उन्हें PSL कैटेगरी में डाल दिया और उनको टारगेट दे दिया बैंकों कि आपके 75% टारगेट है, आपके 40% टारगेट है। इस तरह इसमें आपके पूछा जा सकता है कि कौन कौन से आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। एग्रीकल्चर आता है, ठीक है, MSME आते हैं, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट आता है, एजुकेशन आता है, हाउसिंग आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, और रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो PSL के अंदर आते हैं। आगे क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के अंदर इंडिया की कौन सी पोजीशन मिली है। तो ये मिली है 58। ठीक है, और इसमें टॉप किसने किया है, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। पिछली साल हमारी कितनी थी, 56 थी। और उससे पहले थी 2022 के अंदर हमारी कितनी थी, 52 थी। तो यानी कि थोड़ा सा नीचे की तरफ आया इस जो टैलेंट रैंकिंग है इसके अंदर। उससे आगे क्वेश्चन है कि एक इंस्टीट्यूट लोई इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया का, वो एशिया पावर इंडेक्स निकालता है। एशिया पावर इंडेक्स का मतलब ऐसा लगेगा आपको सिर्फ एशिया के देश से नहीं, यूनाइटेड स्टेट को भी लेता है। और इंडिया ने इसमें क्या है, थर्ड पोजीशन प्राप्त कर लिया। पहले पर यूएसए है, दूसरे पर चाइना है, और तीसरे पर कौन सा है, इंडिया आ गया है। इसमें काफ़ी चीज़ आती है, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी देखी जाती है, आपकी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड देखा जाता है, आपकी इकोनॉमिक रेजिलियंट देखी जाती है, मिलिट्री कैपेबिलिटी देखी जाती है, सारी चीज़ देखी जाती है। पहले पर यूएसए, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर ये सुपर पावर माने जाते हैं। ठीक है, इसने क्या माना है कि यूएसए और चाइना क्या सुपर पावर है। उसके बाद में एक बड़ा डिफरेंस आता है चाइना और इंडिया के बीच में, और तीसरे नंबर पर इंडिया आता है। इस तरह सीरीज चलती है, छठे नंबर पर रसिया आता है। ये देखिए आप, मतलब रसिया काफ़ी नीचे चला गया है, खासकर शायद ये हो सकता है कि वाकई वजह से हो। उसके बाद में जिस तरह वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमी वाला फ्रेमवर्क था, मैंने बताया था, ये भी एक यूएसए लेड एक कोलिजन है जिसके अंदर 14 देश होते हैं और एक इसमें यूरोपियन यूनियन भी होता है। ठीक है, तो इंडिया ने भी ये ज्वाइन कर लिया है। इसके अंदर ये देखिए आप, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो सप्लाई चेन की बात है ना, ये कोरोना के बाद में चली है, क्योंकि चाइना इन चीज़ों पर डोमिनेट करता है हमेशा से ही। चाइना डोमिनेट करता है जब भी किसी के साथ कुछ भी वार होता है, ठीक है, कोई ट्रेड वार होता है, तो चाइना की सप्लाई रोक देता है, क्योंकि 60% जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके ऊपर चाइना का कब्जा है, यानी कि चाइना प्रोडक्शन करता है, और 80% की प्रोसेसिंग भी चाइना से होती है। तो जापान है, कोरिया है, ठीक है, यूएसए है, इंडिया है, ये सारे के सारे वल्नरेबल होते हैं चाइना की सप्लाई पर। तो कोरोना के बाद में 2022 के अंदर यूएसए ने ये ग्रुप बनाया, ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, ठीक है, जापान का। उन्होंने कहा कि ये एक हम अल्टरनेट देखते हैं, चाइना का अल्टरनेट देखते हैं, जिस तरह क्वाड है उसी तरह। ठीक है, तो इंडिया ने इसके अंदर ज्वाइन कर लिया है।
आगे क्वेश्चन है कि क्वाड कंट्रीज़ ने एक सोशल कदम उठाया कि कैंसर मूनसूट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और ये कैंसर किसकी, कौन सी, सर्वाइकल कैंसर होती है कि जो फीमेल के अंदर ठीक है, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें सबसे पहले वेजाइना होती है, उसमें फिर सर्विक्स होती है, फोल्ड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि ये रास्ता होता है यूट्रस का बंद रखता था कि इसमें इन्फेक्शन ना हो, और जब प्रेगनेंसी होती है तब ये क्लोज रहता है, वैसे भी ये क्लोज रहता है ज़्यादा टाइम तक। तो यहाँ पर क्या है, एक पेपिलोमा नामक वायरस होता है, ठीक है, फीमेल की बात करूँ तो ये कई बार बॉडी में रहता है, लगातार रहता है। जब एज फीमेल की लगभग ये मान लीजिए कि 50 के अब होती है, तो आपने देखा होगा यूट्रस का या बच्चादानी का कैंसर होता है, ठीक है, ये वही सर्वाइकल कैंसर है, ठीक है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि 9 से 14 साल के बच्चों के अंदर, फीमेल के अंदर, हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ, उनमें उन बच्चों को, फीमेल जितने भी छोटे बच्चे हैं 9 से 14 साल के अंदर, फीमेल के अंदर, उनके अंदर वैक्सीन लगाई जाती है ताकि ये इस पेपिलोमा वायरस से बचा जा सके और आगे लाइफ के अंदर आगे जाकर उनको सर्वाइकल कैंसर ना हो, ठीक है। ये सर्वाइकल आप वो मत मान लेना, जिस तरह ये सर्विक्स से रिलेटेड सर्वाइकल है, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर। तो ये क्वाड के अंदर भी इंडिया ने काफ़ी इन देशों को क्या है, वैक्सीन मतलब कई देशों को डोनेट किया है, क्योंकि इंडिया मेडिसिन में और फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। तो ठीक है, वैक्सीन के अंदर, मेडिसिन के अंदर काफ़ी हम आगे हैं, ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, ठीक है। तो इतने आज तक के करंट अफेयर है। थैंक यू।